पहला पॉडकास्ट इतना कंट्रोवर्शियल हो गया था, क्या क्या चीजें बोली थी। मैंने आज तक इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है, तुम मेरे बच्चों को लाओगे तो मैं तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ूंगी। इतने बड़े बड़े घर लेकर बैठे हैं, अपने आप को जर्नलिस्ट बताकर ये पूरा एजेंडा चलाते हैं। इनके भी आने चाहिए कि क्या इनकी सोर्सेज ऑफ इनकम है। हमारा तो सब कच्चा चिट्टा वहाँ पर है। इंडिया गठबंधन अभी है, मतलब आपको लगता है कि एग्जिस्ट कर रहा है, उसका क्या भविष्य लगता है आपको? अब लोकसभा इलेक्शंस के बाद कोई भी इंडिया अलायंस की मीटिंग ही नहीं हुई है कि जहाँ पे रीजनल पार्टी स्ट्रॉन्ग है, आप जबरदस्ती उसमें अपनी स्ट्रेंथ ढूंढने की कोशिश ना करें। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं हो पाया। हरियाणा में अगेन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं हो पाया। ये फैसला कैसे हुआ तीनों पार्टियों के बीच में कि एक संपादक को जेल भेज देंगे? ये भाई साहब, एडिटर साहब, ओनर ऑफ अ टेलीविजन चैनल साहब, न्यूज चैनल साहब, गॉसिप चैनल साहब, एंटरटेनमेंट चैनल, एजेंडा कैरियर साहब, ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट, वो पत्रकार नहीं है। जो कुणाल कामरा ने गाना बनाया है, उनको उन शब्दों से आपत्ति हो रही है जो महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा कहता है उनको, जैसे गद्दार। आप ये कह रही हैं कि कुणाल कामरा के एपिसोड में और कंगना के एपिसोड में डिफरेंस है। सुना आपकी अच्छी दोस्त? हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई एक्सेप्ट फॉर कमेटी मीटिंग्स। अच्छा, आपको तो पता होगा महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी आप लोगों की, तो सुना कि बहुत पैसा दिया। बहुत। तो कितना दिया अंदाजा का मेरे को? 100 करोड़। नमस्कार, न्यूज़ के कॉक स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आदेश रावल। हमने आपको पिछली बार भी एक बात कही थी कि अगर आपको हमारे विचार, हमारा चेहरा पसंद नहीं है तो आप अपना गेस्ट और अपना एंकर लेके आइए, ये मंच हम आपको देंगे। आज के हमारे खास मेहमान हैं शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू वेरी मच आदेश। कभी कभी छुट्टी मिलती है? अभी तो परमानेंट मिलने वाली है। नहीं, उसमें भी एक साल नहीं ऑफ कोर्स छुट्टी मिलती है। बस ये है कि यू नीड टू टेक टाइम आउट फॉर योरसेल्फ। कभी कभी होता है कि ज़्यादा अगर वर्क प्रेशर होता है या स्ट्रेस होता है तो मैं खुद ही विड्रॉ होती हूँ। और क्या करते हो आप? मैं यू विल बी शॉक टू नो, मैं सिर्फ मंदिर भाग जाती हूँ या कोई टूरिज्म, टेम्पल टूरिज्म मेरा जो होता है, मंदिर में जाकर दर्शन वर्शन करूँ, जैसे कल भी जा रही हूँ। पर नहीं है, बच्चों के साथ भी हम जाते हैं, छुट्टियाँ लेते हैं और कुछ नहीं, आई जस्ट अनवाइंड, यानी कुछ भी राजनीति से लेकर नहीं, कुछ भी घर में उसके बारे में चर्चा नहीं, उस तरीके से अनवाइंड करते हैं। म्यूजिक सुन लिया, घूम आए, देख लिया, बच्चों के साथ समय बिता लिया। तो कौन से मंदिर जाना पसंद करती हैं आप, मतलब किस भगवान को ज़्यादा मानती हैं? क्योंकि मेरे मम्मी पापा मथुरा के हैं और बचपन से ही हमारा कृष्ण भगवान में रहा है, आस्था रही है। साथ ही साथ मुंबई से पली बड़ी हूँ तो गणपति भगवान पे भी बहुत है, सिद्धि विनायक खास करके तो है। और अभी महादेव जी की पूजा जो हमने कोई नहीं। हमने जो किए हैं, जो मैं कल जा रही हूँ, जैसे बैजनाथ धाम जा रही हूँ, तो वो भी मैं करती हूँ। आई थिंक माइन इज मोर टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई रिलीजन। अभी हाल ही में ना एमपीज की सैलरी बढ़ाई गई है। हाँ, मुझे पता चला। कैसा फील हुआ आपको? वो इतना बड़ा अमाउंट देख के कैसा लगा? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना ये कहते हैं कि पॉलिटिशियंस करप्शन करते हैं। क्यों नहीं बाकी देशों की तरह एक हैंडसम अमाउंट पे करते हैं पॉलिटिशियंस को भी, क्योंकि ये एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। तो इस पे जब आपने देखा कि ये हमारा सैलरी हाइक हुआ है, कितना परसेंट हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा परसेंटेज थोड़ा मेरा मैथ थोड़ा वीक है। आपको कैसा लगा? मैं उसकी चैंपियन हूँ। आपने मेरी ट्रोलिंग नहीं देखी है ट्विटर पे? नहीं, उसमें मैं बाद में आऊँगा। हाँ, अच्छा, ओके। हाँ, तो आपके मन में पहला ख्याल क्या है? यार मेरी सैलरी बढ़ गई? नहीं, एक्चुअली मुझे तो पेपर के माध्यम से पता चला कि बढ़ी है। और ये केंद्र सरकार, ऐसा नहीं है कि हमने कोई मांग की हो या कुछ हो, केंद्र सरकार खुद ही अब वो कॉस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कर उन्होंने दे अराइव्ड एट सम नंबर और उन्होंने बढ़ाई है जो आई थिंक 2023 से एप्लीकेबल है एंड टिल नाउ जो भी अब होगा उसमें पर डीएम भी बढ़ाया है और उसमें पेंशन आई थिंक जो रिटायर्ड एमपीज हैं उनकी बढ़ाई गई है। बट दैट इज जस्ट एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करके, सो वी कैनॉट कॉल इट अ हाइक पर से, बट इट इज़ जस्ट कॉस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। जैसे होता है अगर आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो मिनिमम 8 to 10% मिनिमम हर साल हाइक होता ही है। पर एमपीज का अगर बात भी कर लें कि हाइक है तो इतना ज़्यादा हंगामा खड़ा होता है ना। आई डोंट ग्रज दैट ऑल्सो। मैं भी एक समय पे जब नहीं थी एमपी, मैं भी कहती थी देखो अपना खुद का, पर उस समय पे वेतन खुद ही डिसाइड होता था। पर अगर अब आप उस दिन एक बार रिसेंटली राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही थी एमपी लैड फंड्स को लेकर भी,
और कुछ पेंशन की बात को लेकर भी कि कितना एमपी लैड फंड्स होते हैं, तो उस पर जब चेयरमैन ने भी कहा था, उनकी ऑब्जर्वेशन था कि कुछ स्टेट असेंबलीज में एमएलएज की सैलरीज एमपी से ज़्यादा होती हैं, उनके फंड्स जो होते हैं हमसे ज़्यादा होते हैं, और पेंशन्स में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वो है, तो पैरिटी कैसे लाना है। तो बड़ा है, इट्स अ गुड थिंग कि अगर कोई, एंड आई डू अग्री कि अगर आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज को उनका जितना होना चाहिए अगर थोड़ा इंक्रीज भी कर दें, पे ऑल वेल, तो करप्शन के जो चांसेस होते हैं, इफ देयर इज एनी करप्शन, वो कट जाते हैं। एंड ऑल्सो इफ यू हैव अ वेल पेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनको दूसरी ये फुल टाइम डेडिकेशन हो जाता है। वरना अब होता है कि दे हैव टू एडजस्ट देयर लाइफ विद देयर अदर बिजनेसेस आल्सो और अदर सर्विसेज आल्सो। अगर कैबिनेट मंत्री बनते हैं आपके पास, वो भी ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज अ कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, पर होती नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ में ऐसा मैसिव, आई मीन स्पेशली वोटर्स के मन में ये होता है कि ये टैक्स पेयर्स है का पैसा बर्बाद करे दे रहे हैं। ये आई डोंट थिंक दिस इज बर्बादी, दिस इज इन्वेस्टिंग इन गुड लेजिस्लेटर्स and legislative processes. ये मेरी feeling है. Anyone can challenge it and I'm okay to them challenging it or disagree with me. वो तो अक्सर आपकी ट्रोलिंग होती है. वो तो है ही. अब तो आपको आदत पड़ गई होगी ना ट्रोलिंग की? हाँ, अगर नहीं होती हूँ ट्रोल तो मैंने कहा लगता है आज मैंने कुछ बकवास ही ट्वीट अच्छा नहीं किया कुछ. आज कुछ फीलिंग नहीं आई, लगता है सेंटिमेंट नहीं डाला, क्यों सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं. कई बार नेगेटिव ट्रोलिंग भी होती है, लाइक फैमिलीज को लेके, बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके, तब क्या आता है मन में? नहीं, दुख होता है. अभी मैं हमेशा बार बार यही मानती हूँ कि चलिए आपको जितनी मेरी मजाक बनानी है बनाओ, पर आप मेरे बच्चों को उसमें मत कीजिए. आई ड्रॉ द लाइन देयर. मेरे बच्चों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उनकी मदर की चॉइसेस से कोई लेना देना नहीं, उनकी मदर की ट्वीट से कोई लेना देना नहीं. तुम जब वो करने लगते हो ना, देन आई ड्रॉ लाइन. और एक बार आई रिमेंबर किसी ने एक मेरी गलत कोट डालकर उसके आधार पे मेरी बेटी को लेकर ऐसे मैसेजेस आए कि गंदगी भरे मैसेजेस आए. तब मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी. मैंने कहा ये मैं नहीं सहूंगी. एंड आई थिंक पीपल शुड रियलाइज एक आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आप उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग ना करें. और आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो मेरी जो इशू है प्रॉब्लम की, उससे बात करो ना. आप क्या पर्सनल अटैक करते हो? ये एंड आई फाइंड ये जो पर्सनल अटैक करने वाले होते हैं ना, सबसे बड़े बुलीज होते हैं, जिन्होंने अपने क्लासरूम में कभी आवाज़ नहीं उठाई होगी, पर जब क्लासरूम के बाहर आते हैं शेर बनकर दूसरों पे हावी होते हैं. वो इस तरीके के लोग हैं. कॉन्फिडेंस से के कमी है, पर इसलिए ज़्यादा आगे बढ़कर उल्टा सीधा बोलते हैं. आपके बेटे को लेकर एक बार ट्रोलिंग हुई थी आपकी कि मतलब आपके बेटे की पढ़ाई कहाँ से हुई है? मेरा बेटा मुंबई में पढ़ रहा है. ओके. मेरे बेटे के बाद पे देखिए ऐसा है, मेरे बेटे को लेकर इतना उल्टा सीधा कहा गया था और कहा गया कि इसको किसी ने फंड किया. माय सन वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय. मैंने इसलिए पूछा आपसे. हाँ मैं समझ गई. यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में पढ़ रहा था और वो अपने बलबूते पे वहाँ पर गया था. हमारे परिवार में इतने तो हम सक्षम हैं, सिर्फ मेरी सैलरी ही नहीं है, मेरे हस्बैंड की भी इनकम है, और स्टूडेंट लोन भी एक ऑप्शन है. एब्सोल्युटली. स्कॉलरशिप भी एक ऑप्शन है. उसको 1.5 साल वो वहाँ पर था. दूसरे साल उसको पसंद नहीं आया, वो वापस इंडिया आ गया. कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब वो बेटा बेचारा बॉम्बे में पढ़ रहा था. यानी इतने थर्ड ग्रेड लोग हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन के नाम पे धब्बा है, कलंक हैं जर्नलिज्म के, और उन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी. मैंने रिएक्ट ही नहीं किया, क्योंकि जिनको दो कौड़ी की अक्ल नहीं, वो चले थे मेरा कौन सा एफिडेविट लेकर घूम रहे हैं, जो मैं एमपी के टाइम पे मैंने सबमिशंस किए थे. क्योंकि हमारे तो एमपी की रिकॉर्ड पे आना पड़ता है. इन जर्नलिस्ट का भी आना चाहिए. इतने बड़े बड़े घर लेकर बैठे हैं, अपने आप को जर्नलिस्ट बताकर ये पूरा एजेंडा चलाते हैं. इनके भी आने चाहिए कि क्या इनकी सोर्सेज ऑफ इनकम है. हमारा तो सब कच्चा चिट्टा वहाँ पर है. तो फर्स्ट ईयर जब मैं एमपी एंटर किया था तो मैंने ये एफिडेविट डाला था. एंड हाउ कैन यू जज कि मैं कहाँ से मुझे मेरे बेटे को कौन सपोर्ट कर रहा है, क्या सपोर्ट कर रहा है, क्यों सपोर्ट हो रहा है. और ट्यूशन फीस के लिए मैं अपना ईमान बेच दूंगी. लानत है ऐसे जर्नलिस्ट को जिन्होंने अपना ईमान बेचकर मेरे ऊपर एजेंडा चलाया. दैट इज ऑल आई विल से.
ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैंने उस वक्त सीरीज ऑफ ट्वीट्स देखे थे। हाँ, सबने कोशिश की, इंटरनेट और यूट्यूब पे भी एक पूरा कार्यक्रम बना कि वो प्रियंका का ये, प्रियंका चतुर्वेदी का वो, प्रियंका चतुर्वेदी को यहाँ से फंडिंग, वहाँ से फंडिंग। मेरा बेटा काम कर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल। उनकी स्कूल की फ़ीस भी मैं दे सकती हूँ कि मैंने पे की है। किसी की खैरात पे नहीं जीता है, और हम किसी खैरात के पर नहीं आकर बने हैं। अपनी मेहनत की है, अपनी मेहनत से अपने बच्चों को भेजा, बच्चे का मन नहीं लगा उसको वापस ले आए। और अब हमारे आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी खैरात पे जियोगी, इस वजह से दूसरों पे आरोप लगाते हैं। एंड आई एम सेइंग दीज वर्ड्स सिंपली बिकॉज ये मेरे बेटे को लेकर, मेरे बेटे की स्कूल की फ़ोटोज़ निकाल कर इन लोगों ने वायरल करने की कोशिश की। तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है, तुम मेरे बच्चों को लाओगे तो मैं तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ूंगी। एंड आई एम सेइंग दिस वेरी ओपनली। अब बात करते हैं कुछ राजनीति की। ये पूछना ज़रूरी था। हाँ, मैंने जानबूझ के पूछा। हाँ, आई नो, बट मैंने आज तक इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया है। मुझे पता है, मुझे पता है आपने नहीं किया, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, नहीं, इट्स ओके, आई सेड व्हाट आई हैड टू। अब बात करते हैं कुछ राजनीति की। इंडिया गठबंधन अभी है, मतलब आपको लगता है कि एग्जिस्ट कर रहा है, उसका क्या भविष्य लगता है आपको? नहीं, ये आपकी पार्टी के विचार नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपके विचार पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, पर देखिए एग्जिस्ट करने के लिए भी एक कमिटमेंट तो सबका है, पर एक कंटिन्यूस एंगेजमेंट जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी कमी पड़ रही है, मिसिंग है। अब लोकसभा इलेक्शंस के बाद कोई भी इंडिया अलायंस की मीटिंग ही नहीं हुई है। ये हो सकता है कि सब बिजी हो गए इलेक्शंस में, एक के बाद एक इलेक्शंस हुए, जिसमें से महाराष्ट्र हम हारे, हरियाणा हारे, दिल्ली इंडिया गठबंधन ही हारा। तो अब आने वाले बिहार है, आने वाला वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है। तो अब महत्वपूर्ण ये होता है कि हम फिर से रीग्रुप कर री-स्ट्रैटेजाइज कर हम उसी कमिटमेंट से जो हम लोकसभा में देखा था वो हम राज्य चुनावों में भी देखें। और एक और क्लैरिटी होनी चाहिए, ये होती है कि जहाँ पे रीजनल पार्टी स्ट्रॉन्ग है, आप ज़बरदस्ती उसमें अपनी स्ट्रेंथ ढूंढने की कोशिश ना करें इस समय पर। बाद में आप ढूंढते रहें अपनी स्ट्रेंथ, पर जहाँ सबसे बड़ा चैलेंज आता है तब अपने डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ ना करें कि हम भी जीत सकते हैं, हमें भी 30 सीट्स चाहिए। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक ऐसा आइडिया है जो संविधान और प्रजातंत्र को ही ख़त्म करने में लगा है। अब उनको जुडिशरी भी काबू में चाहिए, उनको बाकी एजेंसीज काबू में चाहिए, सब चाहिए, इलेक्शन कमीशन चाहिए, सब चाहिए। दूसरी तरफ एक हम हैं कि अब एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लोग खुली आज़ाद देश की खुली सांसों से आराम की ज़िंदगी जी सकें, इस सुकून से जी सकें कि अगर उन्होंने कुछ बोला है और किसी के खिलाफ बोला है, उनके ऊपर उनका स्टूडियो नहीं टूट जाएगा, मेरा घर ना टूट जाए। पर घर तो ये वाला सरकारी है, तो वो लोग ये हिम्मत नहीं करेंगे। पर इस तरीके का काम ना हो, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज वी सॉ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं हो पाया। हरियाणा में अगेन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं हो पाया। बोथ प्लेड स्पॉइल स्पोर्ट्स। महाराष्ट्र में एंड मोमेंट तक हम इस कॉन्फिडेंस से बैठे रहे कि लोकसभा हम जीते हैं, जनता का मूड हमारी तरफ था, पर जनता के मन में ये कंफ्यूजन पहुंचा कि पहले तो मुख्यमंत्री कौन। उनका विश्वास पूरा और पूरा, मैं अभी भी 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, उद्धव ठाकरे जी पर था। आप लोगों ने उनका नाम डिक्लेयर ना कर और ये होड़ मचाकर मैं भी कर ये दिक्कतें हुई हैं। लेट्स बी, आई थिंक वी नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी नीड टू बी ऑनेस्ट। एंड सीट शेयरिंग को दिक्कत हुई, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिर जो बाकी का हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने वो लाड़की बहन स्कीम लाए, फिर आप लोगों ने वोटर एडिशंस कर दिए, जिन बूथ से आप लोग हारे थे उसमें से वोटर डिलीशंस कर दिए। उन्होंने भी बहुत स्ट्रैटेजिकली काम किया, पर हमें क्या कमियां हैं हमें वो भी देखना ज़रूरी है। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लगता है वी हैव टू गो विद दिस स्पिरिट कि इस टाइम पे अगर थोड़ा सैक्रिफाइस कर लेंगे, उसका खामियाजा हमारे देश को नहीं भुगतना पड़ेगा। दैट इज़ इट। देश की सोचिए। क्या आप इवन उद्धव ठाकरे जी या आदित्य ठाकरे या आप लोग मिलेंगे सोनिया गांधी जी से,
तो क्या आप लोगों ने ये बात कही थी उनको कि डिक्लेयर करना चाहिए उद्धव ठाकरे जी को? उसका फायदा, मैं उस मीटिंग में नहीं थी और ना मैंने लीडरशिप से पूछा कि क्या बातचीत हुई। ओके। पर हमारा एक जो मीटिंग उनकी थी वो इस पर्पज से थी कि कभी मुलाकात ऐसे बिसाइड्स इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी मुंबई में, उस समय पे भी सोनिया जी ने कहा था कि तब आप लोग दिल्ली आइएगा। तो वो इट वाज जस्ट अ कर्टेसी विजिट एंड टू अंडरस्टैंड कि कैसे अलायंस का आगे क्या नेतृत्व होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। बट बिकॉज शी इज अ पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, कांग्रेस प्रेसिडेंट तो खड़गे जी हैं, और राहुल गांधी जी भी लगातार संपर्क में थे, वहाँ के जो इंचार्ज हैं वो संपर्क में थे, केसी वेणुगोपाल जी भी संपर्क में थे। आई डोंट थिंक दैट वाज द इशू देयर। इट इज मोर टू डू विद कर्टेसी मीटिंग एंड टेकिंग फॉरवर्ड वो जो अलायंस का फ्रेमवर्क है कैसे करेंगे। बट अगर उद्धव ठाकरे जी को अनाउंस कर देते कि हमारे चीफ मिनिस्टर फेस होंगे, उससे फायदा मिलता महागठबंधन को? बिल्कुल मिलता। ये आपको लगता है? बिल्कुल मिलता। आपने दिल्ली और हरियाणा की बात की, क्या दिल्ली में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की गलती थी या आम आदमी पार्टी की गलती थी, या दोनों ही गलती मानते हैं आप? क्योंकि इस वक्त जैसे आपने कहा कि फोर्सेस को रोकना है, संविधान की आपने बात करी, तो उस हिसाब से अगर आप सोचें तो आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टियों की गलती है, किसी एक की है? देखिए, आई थिंक टू बी फेयर, दोनों ही तरफ में अगर थोड़ा और कॉन्वर्जेशन होकर कन्वर्जन हो जाता और कोलैबोरेशन हो जाता तो यहाँ की जनता को ही फ़ायदा होता। अब आप देखिए, आए दिन चर्चा क्या हो रही है कि कौन सी दुकानें खुली रखनी हैं, कौन सी बंद रखनी हैं। आए दिन चर्चा क्या हो रही है कि कैसे हमें नाम बदलने हैं, राइट? तो ये जो जनता ने इसके लिए नहीं वोट किया भाई, जनता ने वोट किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे थे कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमें ट्राई करना चाहिए। वहाँ पे अगर आप कोलैबोरेट कर लेते, अब अगर आप असेंबली के हर एक सीट्स देखेंगे तो काफ़ी जगह है जहाँ हार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की वजह से हुई, और यहाँ पे दिल्ली में कांग्रेस की वजह से 18 सीटें हैं। हाँ, तो आप सब ये ना 18 सीट में तो नक्शा बदल जाता है। तो यही है, तो दैट कमिटमेंट टू कम टू एन अग्रीमेंट। अब फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी को हरियाणा में लगा कि हमें सिर्फ 2 सीट दे रहे हैं। शुरुआत हुई थी बात 15 सीट से, होते थे 8, 8 से 6, 6 से 5, 2। उन्होंने कहा हमने 5 तक भी, जो मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने उस पर भी अग्री कर दिया कि इस टाइम पे हम डिवाइडेड ना चलें। फिर देन दे फाउंड इट ह्यूमिलिएटिंग कि आप कह दो कि अब 2 ही हैं। उन्होंने 3 पे अग्री कर लिया था। हाँ, 2, 3 जो भी, यानी आप समझ सकते हैं ना कि द कमिटमेंट वाज देयर कि चलो 3 ही दो। और फिर जब एकदम से ह्यूमिलिएटिंगली कह दिया जाए कि नहीं, वो भी नहीं स्पेयर कर सकते, तो वो भी एक रीजनल पार्टी है, वो भी एक पार्टी है जिनका थोड़ा बहुत हरियाणा में है। सो आई थिंक दोनों साइड का यहाँ पे कमियां हुई हैं, जिसकी वजह से आई थिंक खामियाजा वहाँ की जनता को फेस करना पड़ेगा। ओके। आपने मतलब आप शिवसेना में हैं, आदित्य ठाकरे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बाला साहब की शिवसेना, इन तीनों को आप कैसे देखती हैं? जब क्योंकि आप मुंबई में आप रहती हैं अब, तो उसको आप कैसे देखती हैं कि कितना फ़र्क आया है इसमें? क्या हिंदुत्ववादी जो पार्टी थी उसमें कोई डिफरेंस आया है, या इनके काम करने के तरीके में डिफरेंस है, या कांग्रेस के साथ जब गए हैं तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा है पार्टी विचारधारा के ऊपर? तो फर्स्ट है कि 3 डिफरेंट लीडर्स हैं, 3 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। बाला साहब ठाकरे जी, वन्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी जब बोलते थे, वो जिस अथॉरिटी से बोलते थे, वो एक स्टाइल अलग है। उद्धव जी का स्टाइल है कि पोलाइटली बोलकर भी ऐसा बाढ़ना कि कोई एकदम से सुन हो जाए, लिटरली थ्रू हिज वर्ड्स। स्टाइल अलग है, पर आइडिया कि कैसे होना चाहिए, अगर आप, मैं कहूँगी कि हिंदू हृदय सम्राट के बाला साहब ठाकरे जी के अगर आप कुछ विचार सुनेंगे, ऑफ कोर्स ही इज अ टोटल हिंदू, बट हिज आइडिया ऑफ हिंदू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो बीजेपी का आइडिया ऑफ हिंदुइज्म है वो नहीं था। ओके। उद्धव साहब यही कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो एक ऐसी तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ पे हम बिल्कुल इंटॉलरेंट हो रहे हैं, वो हमारे धर्म है ही नहीं। तो एज अ पार्टनर अलायंस जो हम इतने साल थे, इनकी महत्वाकांक्षाएं भी बदल गई भारतीय जनता पार्टी की, कि उनको लगा कि हम सारी पार्टियों को सबजूम कर हम ही एक पार्टी बने रहें, देश की पार्टी बने रहें। तो ये तो आई थिंक डिफरेंसेस वहीं से शुरू हुए। और अगर आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी बहुत स्पष्ट है कि दिल में राम हाथ में काम। आदमी के हाथ में काम नहीं होगा, आप बस उनसे भगवान श्री राम का नारा लगाते रहेंगे, ये कितना सही है? और कितने समय तक आप लोग यही
बंटवारे की राजनीति कर 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 अपने राजनीतिक रोटी सेकेंगे. सो वी आर वेरी क्लियर, बट आवर आइडिया ऑफ हिंदुइज्म इज ऑफ समावेशी हिंदुइज्म, कि लोग अपने काम में व्यस्त रहें और इन सारी चीज़ों में इनको और नहीं झोंका जाए. ठीक है. 2019 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के. जब ये बात बिगड़ी, कहते हैं कि अमित शाह ने जो वायदा किया था वो पूरा नहीं किया था, उद्धव साहब ने ये बात मन से कही है. वो क्या कहानी है वो, मतलब वो थोड़ा सा इसको बताइए विस्तार से, ताकि दर्शकों को पता लगे कि तब हुआ क्या था. तो 2019 में जब अमित शाह जी पहली बार मातोश्री आए थे बातचीत करने, और वो उस समय पर लोकसभा की बात करने आए थे, तो उस समय पे बात हुई थी कि आप लोकसभा और विधानसभा दोनों का अगर अलायंस में जाना है, क्योंकि 2014 में हम लोग विधानसभा अलग अलग लड़े थे जी, और फिर बाद में एक साथ आए थे. तो 2019 में उन्होंने कहा था अब आप क्योंकि आए हैं यहाँ पर, इस बात का स्पष्ट हो जाए कि हम इक्वल सीट्स पे लड़ेंगे, कोई कम ज़्यादा नहीं होगा, और लोकसभा भी हम साथ में लड़ेंगे, और जो भी एग्रीमेंट था. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए 5 साल 2014 के बाद हमने फिर से गठबंधन किया, 5 साल आपके मुख्यमंत्री बने रहे, और मैंने अपने फादर को ये प्रॉमिस किया है कि अगला मुख्यमंत्री जो बनेगा, 2.5 साल के लिए हम करते हैं, अगला मुख्यमंत्री जो बनेगा शिवसेना का बनेगा इस अलायंस में. ठीक है. तो वो आप हमें कमिटमेंट दीजिए. अब क्योंकि उनका फर्स्ट चुनाव था आफ्टर विनिंग द 2014 इलेक्शंस, उनको लगा था एंटी इनकम्बेंसी ये वो. Amit Shah ji was not very confident. This is what I could see and was the chatter. कि उनकी अध्यक्षता में कहीं ऐसा ना हो कोई सीट्स कम पड़े या अलायंसेस टूटने की वजह से कुछ कमियां आए उनके एटलीस्ट लोकसभा में, तो उन्होंने इसमें अग्रीमेंट किया. Okay. अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखेंगे तो उस बार कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ऐसा कुछ नहीं कहा गया था. उसमें साहब ने मराठी में कहा था कि इक्वल शेयरिंग ऑफ पावर. जब जैसे वो मीटिंग ख़त्म हुई थी, फिर मातोश्री में प्रेस एड्रेस हुआ था, और मातोश्री के एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे सब एक साथ बैठे थे, तो उन्होंने यही कहा था कि इक्वल शेयरिंग ऑफ पावर होगा, इक्वल सीट्स होंगी. तो उसका मतलब क्या है? विदाउट सेंडिंग अ मैसेज यू सेंट अ मैसेज. फिर जब आपने लोकसभा में ऐसी जीत देखी, इतनी भारी जीत कि फर्स्ट टर्म से ज़्यादा सेकेंड टर्म में मिली, उनको जब लगने लगा अच्छा अब तो फिर अलायंसेस हमने तो किया है, वादा किया है, सब किया है, अब अलायंसेस को अब हम काबू में कर लेंगे, नोबडी कैन टेल अस व्हाट टू डू. इसी सेंटिमेंट से जब विधानसभा हुआ, और ये भी क्लियर था कि अभी हम जो भी है हम अपने कामों के बारे में बात करेंगे. कोई ऐसा नहीं होगा कि एक जन का नाम लिया जाए या कुछ हो, काम पे होगा, और फिर 2.5 साल का पैटर्न फॉलो होगा. जैसे ही इलेक्शन आया और वो हमने नंबर्स हम दोनों के साथ में अच्छे आए थे, एक साथ सरकार बन जाती, तो उद्धव साहब ने यही कहा कि हमने जब डिसाइड किया था इक्वल शेयरिंग ऑफ पावर होगा, 2.5 साल का होगा, तो इस पे वो बिल्कुल मुकर गए कि ऐसी बात ही नहीं हुई थी. ओके. तो वो फिर बिकेम अ थिंग ऑफ पर्सनल वर्ड, माय वर्ड अगेंस्ट योर्स. रूम में हम ही दो थे और ये कमिटमेंट हुआ था, इसलिए मैं ये अलायंस किया. तो साहब ने फिर कहा कि अगर आपने ये निर्णय लिया तो हम भी अपना रास्ता अपनाएंगे, नया रास्ता देखेंगे और ऑप्शंस ढूंढेंगे. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर थिंग टू डू इन पॉलिटिक्स. हाँ, उन्हीं सिचुएशन जो हमें सामना करना पड़ रहा है, अगर हम उसमें हमें करना पड़े, बीजेपी तो विदाउट अ थॉट करती. हम पे इतने इल्जाम लगाए गए, ओ इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया. अरे कौन, तुम क्या हिंदुओं के ठेकेदार हो क्या? भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू सर्टिफाइड पार्टी है, और किसने इनको बनाया है? किसने इनको ये सर्टिफिकेट दिया जो ये डिसाइड करेंगे कि जो इनके साथ हैं वही देश प्रेमी हैं, वही हिंदू प्रेमी हैं, वही हिंदू पॉलिटिक्स कर सकते हैं या हिंदुओं का बातें रख सकते हैं? क्या नॉनसेंस है. तो उन्होंने ये डिसीजन लिया. मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, एक और उदाहरण देती हूँ अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट एक दिया हुआ शब्द इज फॉर उद्धव साहब. उन्होंने इस बात पे कहा कि अरे बाकी सब बीजेपी वालों ने आरोप लगाया, जब ये पार्टी टूट रही थी हमारी और शिंदे सीधा वहाँ पे गया था सूरत, तो उस समय पे भी बहुत सारे एमपीज ने कहा कि नहीं आप उनसे, क्योंकि सीनियर लीडर रहे हैं, कि आप बातचीत शुरू करो, उनकी बात सुनी जाए. तो साहब ने कहा कि मैंने जो शब्द दिया था, जिनको दिया था, मैं उस शब्द के खिलाफ नहीं काम कर सकता. इन्होंने 2 साल इसी अलायंस में काम किया ना, सारा मंत्री पद लिया, सब लिया. उनको दिक्कत थी तभी मुझे बोल देते, और अगर दिक्कत थी तो तुम तो इतने कोर टीम मेंबर हो, क्यों नहीं मुंह खोला? पर क्योंकि तुम्हें हर तरीके से तुम्हें एजेंसी के माध्यम से दबाव डाल रहे थे, सब तरीके से दबाव डाल रहे थे, इसलिए आपने कहा. मैं आपको एक भाषण सुना सकती हूँ एकनाथ शिंदे का 2019 से पहले का,
जहाँ पे वो अपनी जेब में लेटर लेकर घूम रहे हैं और कहा ये लेटर जो मेरे जेब में है, थाने में उन्होंने किया था, ये लेटर जो मेरे जेब में है, मैं ये इस्तीफे वाला कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये अलायंस टूटे बीजेपी और शिवसेना का, क्योंकि हमें कोई पावर ही नहीं है। वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तभी भी थे, तब तो ठाकरे के परिवार से कोई नहीं था असेंबली में, आप ही सर्वे सर्वा थे, और आप कह रहे हैं अलायंस टूटना चाहिए क्योंकि मुझे फडणवीस कोई काम नहीं करने दे रहा है, तो मैं जाकर पार्टी प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा दूंगा, खुद उनके शब्द हैं। तो 2 साल में तुमने सारा कर लिया, फिर तुमने ये किया। तो उस समय में भी साहब ने कहा कि आज वो कर रहे हैं, कल कोई और मेरे सामने खड़ा होगा और मेरे शब्द जो मैंने दिए हुए हैं नए अलायंस को वो बिगड़ेंगे। तीसरा उदाहरण देती हूँ, सबने उनको एडवाइस दिया कि आप रेजिग्नेशन मत दीजिए, फ्लो टेस्ट के बाद दीजिए। उन्होंने कहा मेरा प्रेम सीट से नहीं था, चेयर से नहीं था, और जब मेरे अपनों ने ही मेरे साथ ये धोखा किया है तो मैं दूसरों में क्या ईमान देखूं? माई मॉरल कॉन्शियंस डजंट टेल मी कि मैं ये कंटिन्यू करूं। उन्होंने रिजाइन किया, और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में और बहुत सारे लोगों ने कहा इन्हें क्यों इस्तीफा दे दिया, ये वो हमारा केस वीक हो गया। नो, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता इनको हम इनकी सरकार को बहाल करते। फिर सबने कहा अरे देखो बहाल हो जाती सरकार, इन्होंने इस्तीफा जल्दबाजी में दिया, फिर से फ्लो टेस्ट होता, फिर से हारते। तो ही चोज, इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मॉरल्स। मे बी आज पॉलिटिक्स में इतने हम लोग इमोरल से होते जा रहे हैं कि हमें कोई भी पावर ग्रैब लगता है कि अरे ये तो चाणक्य मूव है ना, सब उनको मॉडर्न ने चाणक्य कहते हैं अमित शाह जी को। क्या कर रहे हैं? क्या चाणक्य कभी ऐसी काम करते? ये जो कर रहे हैं दादागिरी कर करके सरकारें गिराते हैं, संविधान को कुचल दो, इसको कर दो पर हमारी सरकार लाओ। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वो कैसी पॉलिटिक्स इंडिया आप देखना चाहती है, अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स और मैन हु इज अनस्क्रूपुलस टू ग्रैब पावर। सिंपल। जब 2019 में आप लोग अलायंस से बाहर आए तो किस तरह रीच आउट किया कांग्रेस को? या पवार साहब ने किया, या उद्धव साहब ने किया, या कांग्रेस पार्टी ने किया? कैसे ये कोalition बना था 3 पार्टियों का? और ये जब हुआ और नंबर्स हमने जब डिसाइड किया सरकार नहीं इनके साथ नहीं बन रही है, तो एनसीपी में तो एनसीपी से तो चर्चा थी क्योंकि पवार साहब महाराष्ट्र के ही हैं और रीजनल पार्टी है। इशू कांग्रेस को लेकर था और ऑब्वियसली कांग्रेस से बहुत ज़्यादा पुश बैक था। पार्टी लीडरशिप जो दिल्ली की लीडरशिप है, दे नॉट वांटेड टू हैपन, दे हैड देयर रिजर्वेशंस एंड वो तो काफ़ी मीडिया वाज प्लेइंग इट आउट आल्सो। तो बातचीत हो रही थी सबकी, एंड पवार साहब वाज टॉकिंग टू द कांग्रेस पार्टी एंड लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम दिल्ली की जो कांग्रेस थी, जो नेशनल कांग्रेस में थे, दे बिकॉज दे न्यू मी हु वाज इन द शिवसेना एट दैट टाइम, सम पीपल रीच्ड आउट और मैंने फिर उनको साहब से भी कनेक्ट कराया। और फिर मैं उस फ्रेम में नहीं थी। फिर जो भी डिस्कशन आगे बढ़ा वो फिर जाकर सरकार बनी। पर हाँ, क्योंकि वो वहाँ पे मैं क्योंकि नेशनली काम किया था कांग्रेस के साथ, देयर वर सम पीपल क्या मोस्ट ऑफ द पीपल वर इन टच विद मी, they never had a bad word to say about me and I never had a bad word to say about anybody. जो हुआ था वो अनफॉर्चुनेट, और जो जिसका जिम्मेदार था वो खुद पार्टी छोड़कर इनका सरकार गिराकर चले गए। सो मीडिया द इक्वेशन सबके साथ अच्छा था। सो दैट्स व्हाई दे फाउंड कि अरे वी हैव समवन हियर एंड वी कैन टॉक, एंड वहाँ से वो कॉन्वर्जेशन शुरू हुई एंड फिर तीनों मिले। अहमद पटेल जी उस समय पर थे। अहमद पटेल जी वॉज रियली पुशिंग फॉर दिस टू हैपन एंड ही saw that it will happen, convinced everybody in Delhi, reassured them, and that is how this party, the alliance came about. And if you see from हमारी तरफ भी आप देखेंगे तो हमारा वही कमिटमेंट जो हमने हमेशा बीजेपी के साथ 25 साल किया, वही कमिटमेंट यहाँ पर भी है। उस वक्त एक केस आया सुशांत सिंह राजपूत का, उसी दौरान सरकार आपकी थी और उसी दौरान किसी मीडिया के बड़े संपादक ने आरोप लगाए ठाकरे फैमिली के ऊपर, फिर बाद में वो जेल भी गए, है ना? और कोalition था तीनों पार्टियों का। ये फैसला कैसे हुआ तीनों पार्टियों के बीच में कि एक संपादक को जेल भेज देंगे? संपादक को जेल इसके लिए नहीं भेजा गया। ओके। टीआरपी स्कैम के लिए? हाँ, टीआरपी स्कैम के लिए नहीं, उसके लिए एक रीज़न था कि टीआरपी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। ओके। वो एक ऐसा था, ये जब ये भाई साहब, एडिटर साहब, ओनर ऑफ अ टेलीविजन चैनल साहब, न्यूज़ चैनल साहब, गॉसिप चैनल साहब, एंटरटेनमेंट चैनल, एजेंडा कैरियर साहब, ही इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट, वो पत्रकार नहीं है, वो एजेंडा चलाते हैं और एक एजेंडा बनाते हैं।
आज एक लड़की रिया चक्रवर्ती का नाम आपने ड्रग्स दो कर करके आपने खराब किया। आपका ईमान आपको सोने कैसे देता होगा, कैसे सोने देता होगा एक लड़की को आपने जेल भेजा। इट वॉज एन ओपन एंड शट केस ऑफ सुसाइड। आप बॉलीवुड में किसी से भी पूछते सब जानते थे what was happening to Sushant at that time. I feel sorry for that young actor. Okay, he took his life. But anyone who understands mental health will tell you कि what depression can lead to. Open and shut case था, इस आदमी ने उसका एजेंडा बनाया, एजेंडा बनाया सरकार के खिलाफ। बट दैट इज नॉट द स्टोरी। स्टोरी इज दिस, इन्होंने जब ये अपना चैनल बना रहे थे, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया अपना स्टूडियो बनाने का, न्यू स्टूडियो बनाने का। न्यू स्टूडियो में वो कॉन्ट्रैक्टर ने सारा स्टूडियो खड़ा किया, सब किया, पर जब टाइम पेमेंट का आया उसके जो ड्यूज थे ये नहीं दे रहा था। ये कुछ बहाना था कि ये नहीं, वो नहीं, ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं, एंड ही वाज अंडर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, प्रेशर, क्योंकि उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, वो अपना पैसा मांग रहे हैं, तो उनका पैसा नहीं क्लियर कर रहे हो, तो उनकी फैमिली ने बहुत बार, और वो बेचारे आदमी के पास कोई चारा नहीं रह गया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ही टुक हिज ओन लाइफ। ही रोट अ लेटर कि ये मेरे ड्यूज हैं और मुझे पे नहीं करें, एंड इट्स स्ट्रेसिंग मी मेंटली, इसलिए मेरे पास अब कोई चारा नहीं रह गया है, मैं अपनी जान ले रहा हूँ। एंड ही किल्ड हिमसेल्फ। अनदर अनफॉर्चुनेट डेथ। उसका जो वाइफ थी और उनकी बेटी हैं, उन्होंने बार बार, उस समय देवेंद्र फडणवीस जी सरकार में थे, बार बार उनको अप्रोच कर करके रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ अर्नब गोस्वामी पे कार्रवाई करिए। नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज की वजह से ये सुसाइड हुआ है। लेटर है, बाकायदा मराठी में लिखा हुआ लेटर है, सब है। उन्होंने उसको उसको दबाने की कोशिश की, क्योंकि वो एजेंडा सेटर जो है वो सब इन्हीं के लिए तो काम कर रहे हैं। तो अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जब हमारी सरकार आई, वो महिला और उसकी बेटी ने 5-6 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, रिक्वेस्ट की कि उनको न्याय मिलना चाहिए, हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए, ऑल द ड्यूज। द मैन कंटिन्यू टू क्लेम, मैंने सारा कॉम्पनसेशन दे दिया, मैंने सारा क्लेम कर दिया है। अब वो उस मुद्दे को लेकर उनको फिर अरेस्ट किया गया था कि मेक दोज पेमेंट्स, और वो भी जिसकी जान गई थी, जो बाकायदा सुसाइड नोट में लिख कर गया है, वो इनकी नॉन पेमेंट की वजह से गई थी। पर इन लोगों ने हवा ऐसी मचाई कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर गई है। अरे हम इतने सारे चैनलों ने किया, अब आप मुझे बताइए ना कि नेम आज तक ने भी क्या कसर छोड़ी थी। आज तो माफ़ी मांगी है सुभाष चंद्रा ने ट्वीट करके, कहा कि उस वक्त के हमारे संपादकों ने जो कवरेज की वो गलत थी और मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अब उस लड़की को कौन उसकी जिंदगी देगा जो जेल में उसने बिताई, जो मेंटल हेल्थ एगनी गई, उसका करियर आपने बर्बाद किया। क्या माफी क्या कर लेगा? चलो, पर इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, कहा हमसे गलती हुई। क्या कोई ये दूसरे पत्रकार जो हैं, जो ये एजेंडा कैरियर जो जेल जा चुका है खुद, बड़ा उन्होंने जब जेल चढ़े ऐसे ऐसे हाथ दिखाया था, क्या वो माफ़ी मांगेंगे रिया से? नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनकी जो आत्मा है ना वो बहुत पहले मर चुकी है। पर किसी का तो खौफ रखो, एटलीस्ट भगवान का, वही भगवान का तो खौफ रखो। और दूसरे चैनल, इतने बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, मीडिया ग्रुप्स हैं, वो उनने क्या कसर नहीं छोड़ी, और क्या क्या लिंक्स बनाए जा रहे हैं। अब तक फिर से शुरू कर दिया है कि let someone's gone. They use his parents, they use his father, they use his sisters, everything to create as his narrative. क्या हुआ? CBI रिपोर्ट आ गई ना। अरे सच्चाई को कितना भी दबाओ, सच्चाई एक दिन सामने आएगी, और ये सच का सामना इन सबको करना पड़ेगा। और मैं बेबाकी से इसलिए कहती हूँ क्योंकि लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर अपना पैसे कमाना, ये हमारे धर्म की हिस्सा नहीं है। कुणाल कामरा का लेटेस्ट एपिसोड आपके सामने आया है कि कैसे उन्होंने जो अपनी कॉमेडी करते हैं, सबके लिए करते हैं। इवन ड्यूरिंग यूपी के टाइम पे भी होती थी, सोनिया गांधी की कोई लोग मिमिक्री करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी करते थे। लेकिन उनके साथ जो व्यवहार अभी हुआ है, उसको आप कैसे देखती हैं व्यक्तिगत रूप से? पर्सनली आई थिंक वो इंटॉलरेंस का जो माहौल बन रहा है, वो वही दर्शा रहा है। कुछ दिन पहले ऐसे ही नागपुर में रूमर्स फैला कर आपने नागपुर को आग में झोंक दिया। कभी नागपुर ने कम्युनल वायलेंस नहीं देखा है, आपने दिखाया। आप तो इतने भारी बहुमत से जीत कर आए हैं,
आपको तो कॉन्फिडेंस होकर अब काम करना चाहिए। ये काम आप क्यों कर रहे हैं? और ये जो कुणाल कामरा ने गाना बनाया है, जो शब्दों का इस्तेमाल किया, कहीं भी जिस आदमी को आग लगी है उनका तो नाम भी नहीं लिया है, नाम कहीं नहीं लिया है, पर उस इंसान को आग लग गई, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। दूसरी बात, उनको उन शब्दों से आपत्ति हो रही है जो महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा कहता है उनको, जैसे गद्दार। ओके, एज सिंपल एज दैट। उन्होंने की है क्या? बच्चा, आप लोग, हम लोग समझदार लोग नहीं समझ रहे हैं कि कैसे देवेंद्र फडणवीस जी ने, अमित शाह ने मिलकर ये सरकार को गिरवाया, हमारी पार्टी को स्प्लिट कराया। और अगर कहते हैं यार ये कोइंसिडेंस है, तो सेम कोइंसिडेंस एनसीपी पे हुआ। ये सोची समझी, तो अगर वो वही बता रहा है, वही अपने गाने के माध्यम से कर रहा है, तो ये आपने जाकर तोड़फोड़ मचाना और फिर कहना आ देखेंगे तुझे, तू मुंबई, या तुझे देखते हैं, तुझे मुंबई देखते हैं, क्या है? खुद की कानून व्यवस्था, फिर बीएमसी से जाकर तुड़वा भी दिया। अब बार बार फिर ये लोग कंगना का रोना रोते हैं। कोर्ट ने हमें जो कहा, हमें हिदायत दी, उनको रिलीफ दी, ठीक है, पर जब उनके साथ हुआ उनको क्या मिला? बॉडीगार्ड्स मिले। सुना आपकी अच्छी दोस्त है? हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई एक्सेप्ट फॉर कमेटी मीटिंग्स। ओके, हाँ, एक ही कमेटी मीटिंग में वो आई हैं, इंफॉर्मेशन, आई मीन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, एक ही मीटिंग में आई हैं, पर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये मेरे लाइफ का प्रिंसिपल। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि कुणाल कामरा के एपिसोड में और कंगना के एपिसोड में डिफरेंस है? हाँ, क्योंकि वो उन्होंने इतना उसके बारे में हंगामा किया, सही गलत हम बाद में बात कर सकते हैं। वो बीएमसी ने एक्शन लिया, कोई हमारी पार्टी का मेंबर जाकर वहां पे उसके घर पे तोड़फोड़ नहीं मचा कर आया। बीएमसी ने एक्शन लिया, सही लिया गलत लिया वो कोर्ट्स ने डिसाइड कर दिया। तुम्हें अगर चुभा था, तुम बीएमसी ये एफआईआर दर्ज कर देते। एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर अपने गुंडों को भेजते हो, फिर लगातार उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स कह रहे हैं महाराष्ट्र के ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे, इंसल्ट किया, ह्यूमिलिएट किया, आओ मैं हम तुझे दिखा देंगे, 3rd डिग्री तुझे यहीं पर दे देंगे। क्या भाषा है? और खुद देवेंद्र फडणवीस जी जिनको इतनी तकलीफ हो रही थी कंगना के समय पर, अब डिफेंड करें तो आपने प्रिविलेज मोशन भी लिया है असेंबली में, चर्चा, 3 एफआईआर दर्ज हो गए हैं, फिर कहते हैं हमने पुडुचेरी भी जाकर भेजेगा। आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा कि मैं तमिलनाडु कैसे आऊँगा। देखा। तो क्या कर रहे हैं? मीन क्या महाराष्ट्र का मजाक बना दिया आपने? सरकार चलाओ ना। और ये वाला तो आई थिंक इट वाज सो वियर्ड। अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि सरकार नहीं चला रहे, इन कामों में लगे हुए हैं। पर हो सकता है उनका मैसेज ये हो कि हम इंटॉलरेंट हैं। इंटॉलरेंट हो तो यानी आप साइलेंस करने की कोशिश करिए, शर्मनाक है, इट्स शेमफुल। अगर मैं ईवीएम को हटा दूं प्रियंका जी, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो वो बार बार चुनाव जीतते जा रहे हैं, और विपक्ष कहाँ कमजोर है? नहीं, देखिए, अब आप देखिए सारे जो सिस्टम्स हैं, पावर लीवर्स होते हैं ना। एक मीडिया है, क्या हाल है वो हम सभी जानते हैं। मैं तो अब उनको न्यूज़टेनमेंट एंकर्स बोलने लगी हूँ, जर्नलिस्ट नहीं है। ये न्यूज़ और एंटरटेनमेंट को मिलाकर जो न्यूज़टेनमेंट चल रहा है उसको न्यूज़ के माध्यम से बेचते हैं, और किसी की भी हिम्मत ही नहीं है कि कुछ उनको बोल सके, जर्नलिज्म के नाम पे जर्नलिज्म कर सकें। तो जो लीवर्स ऑफ पावर हैं, जो एजेंसीज हैं, उन सबको अगर आप दुरुपयोग कर और वेरी स्ट्रेटेजिकली एंड इन अ वेरी अनडेमोक्रेटिक फैशन डिसाइड कर सकते हो हु हैज़ द राइट टू वोट, हु डजंट हैव द राइट टू वोट, एडिशंस डिलीशंस कर लेते हो, और फिर अकाउंटेबिलिटी भी नहीं तय होने देते हो, फिर उनको डिफेंड करते हो उन एजेंसीज को जो जिनका मिसयूज़ हो रहा है। उनके इन्वेस्टिगेशन, जो अपॉइंटमेंट्स करते हैं वो ऐसे लोगों को करते हैं जो एक सपोर्ट सिस्टम बन जाए लीवर्स ऑफ पावर के। तो ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली वी आर फाइटिंग ऑल ऑफ दैट। मनी, अब आप मसल स्ट्रेंथ देखिए, मनी स्ट्रेंथ देखिए, हर पार्टी से के ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के पास है पैसा जो है। हाँ, ठीक है। अगर कांग्रेस के पास 300 करोड़ है, उनके पास कुछ 8-10 हज़ार करोड़ है। अच्छा, आपको तो पता होगा महाराष्ट्र में जो सरकार तोड़ी आप लोगों की, तो मैंने सुना कि बहुत पैसा दिया, बहुत। इसीलिए तो बच्चों के जब उस टाइम पे गणपति हुआ था तो सब लोग थीम जो बनाते थे, 50 खोखे वाली थीम बनाते थे कि इतने पैसे बटे हैं, इतने पैसे। अब जब देखो एक पार्टी के पास हजारों लाखों करोड़ हो जाए और दूसरे पक्ष हैं 100-200 करोड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं,
तो कितना दिया होगा अंदाजा का मिलने को? 100 करोड़ मिल गया होगा एक जन को? मुझे अंदाजा नहीं है, पर खबर तो यही थी कि 50 से 100 करोड़ तक जो भी मिला है। और जो डेवलपमेंट फंड्स होते हैं ना, तो जैसे हमें वंचित कर देंगे डेवलपमेंट फंड से, अगर हम अप्लाई भी करें हमें नहीं दिया जाता। इन लोगों के उन्होंने लंबे 25-25 करोड़ के काम देकर उन्होंने साइन कराए हैं। तो इस तरीके से बहुत हुआ है। इलेक्शन का खर्चा भी आप देखिए इतना, अगर आप, इट्स माइंड बॉगलिंग नंबर्स। आई एम वेरी सरप्राइज कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर सही में फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करते हैं? एक इलेक्शन में कंटेस्ट करना अब इतना महंगा हो गया है, इतना महंगा हो गया है कि इट्स इम्पॉसिबल। सो दोज आर थिंग्स, सो दैट इज वन पार्ट, योर मीडिया, योर मनी, योर एजेंसीज। एंड फोर्थ इज वही है कि सारी बाकी जो इनके साथ अलायंस में हैं, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू हो, और जो भी 22-23 का इनका है नंबर ऑफ पीपल, 49 बोलते हैं या 45 बोलते हैं, कितने सारे हैं, 39, उन सब ने घुटने टेक दिए कि हम तो बी पार्टी हैं, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार जी जो सपने देख रहे थे कि कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, इंक्लूडिंग चंद्रबाबू नायडू जी जो एक थर्ड फ्रंट की कोशिश कर रहे थे। दे सॉ इन देयर सेल्व्स एन एबिलिटी टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। आज उन्होंने भी घुटने टेक दिए हैं कि जो ये डिसीजन लेंगे हमें मंजूर है। और यहाँ पर हमारा जो अलायंस है, हम लोग स्टिल वी हैव स्ट्रॉन्ग रीजनल प्रेजेंसेस जहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम बन के करना है। तो नीतीश कुमार और नायडू साहब का मतलब ये है कि एजेंसीज, पैसा, ये सब कारण है उसका? ये देखिए, नायडू जी का तो उस समय जब टीडीपी, आई मीन वाईएसआरसीपी और उनका जो चल रहा था, उसको लेकर दोनों तरफ ही केसेस थे, उनका अरेस्ट हो जाना, फिर उनका रियलाइजेशन करना कि शायद मुझे कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा, क्योंकि ही वाज द मोस्ट वोकल क्रिटिक ऑफ नरेंद्र मोदी जी। आई नो। सेम विद नीतीश कुमार जी। तो क्या उनकी रीजंस हैं वो तो मैं खुद पर्सनली जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं दोनों पक्ष में नहीं हूँ, बट आई स्टिल फील दे वर टू अपराइट मैन हु वर विलिंग टू टेक ऑन द चैलेंज, बट समथिंग मेड देम डिसाइड कि चलिए हमें ये कॉम्प्रोमाइज करना है, क्योंकि हमारे पार्ट ऑफ सर्वाइवल, पार्ट ऑफ पॉलिटिकल रेलेवेंस और व्हाट आई डोंट नो। बट वही दुख होता है कि जब जो लोग स्ट्रांगली फाइट करते हैं सडनली गिव अप, वहीं पे होता है कि क्वेश्चन उठता है कि क्या सभी को गिव अप करना पड़ेगा कि इट्स अ फाइट वर्थ फाइटिंग। एक सवाल आपकी पुरानी पार्टी से। हाँ, मुझे तो पता है, लेकिन तुम्हारा पहला पॉडकास्ट इतना कंट्रोवर्शियल हो गया था, क्या क्या चीजें बोली थी। मैंने नहीं कहा उनको, वो खुद ही बोल रहे थे। सी, किसी पॉलिटिशियन को आप कितना भी समझा लें, आप नहीं समझा सकते। पॉलिटिकल आदमी का अपना दिमाग होता है, वो सोच समझ के बोलता है। तो एक सवाल मेरा ये है आपकी पुरानी पार्टी से कि मुझे तो पता है आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी क्यों? वो मैं आई थिंक मैं काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे बात बोल चुकी हूँ, एंड जो सुनना चाहता है उनको सुन लेते हैं, जिनको सुनना नहीं है वो नहीं सुनते हैं। उसमें हुआ ऐसा था, राफेल का पूरा मुद्दा आया था और राहुल जी ने 6 मेंबर की कमेटी बनाई थी, कोर कमेटी, जिसमें मैं थी, पवन खेड़ा थे, जयवीर शेरगिल थे, अनफॉर्चुनेटली जयवीर ऑल्सो लेफ्ट, 2 जन और थे, आई डोंट रिकॉल नाउ, एनीवे उनको ये टास्क दिया गया था कि तुम लोग जाकर इसके बारे में सिंप्लीफाई करोगे कम्युनिकेशन, जैसे लोगों को पता चले क्या है, क्योंकि डिफेंस को लेकर, डिफेंस डील को लेकर, टेक्निकलिटीज़ को लेकर जनता मुद्दे से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये आप लोग करोगे, सिंप्लीफाई द कम्युनिकेशन एंड गो टू वेरियस सिटीज़ ऑफ द कंट्री एंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रखो, मीडिया से मुलाकात करो। तो वो डिसीजन हुआ था, और फिर उसके बाद देन आई वॉज गिवन मैनी सिटीज़, मैं बहुत सारे शहरों में गई, बहुत जगह पीसी की, फिर मुझे एक मिला मथुरा। अच्छा। और मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने कहा एक भले मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, मेरा परिवार अभी भी मथुरा से बहुत जुड़ा हुआ है, मेरे परिवार वाले रहते हैं मथुरा में, तो मेरे ये फीलिंग थी कि देखो चतुर्वेदी लड़कियों को कभी इनकरेज नहीं किया कि बाहर जाकर काम करो, और राजनीति में आओ वो तो था ही नहीं दूर दूर तक, पर वो लोग खुश होते थे देखकर कि देखो ये नेशनल पॉलिटिक्स में हैं, राहुल गांधी जी से मिलती हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलती हैं, तो देयर वाज अ डिफरेंट सेंस ऑफ प्राइड। तो जब मुझे गुलाम नबी आज़ाद ने मुझे कहा कि तुम्हें वहाँ पे जाना है मथुरा, प्रियंका तुम कर लो, क्योंकि मथुरा तुम्हारे मम्मी पापा का शहर भी है एंड पीपल विल बी हैप्पी, और शायद कवरेज भी और मिलेगा उसको लेकर,
मैं बड़ी एक्साइटेडली मैंने कहा हाँ अरे मथुरा तो मैं जाऊंगी, मेरे चाचा से मिलूंगी, मेरे मामा के परिवार आकर मिलेगा, वो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, और आई वेंट विद दैट एक्साइटमेंट। और आई रिमेंबर क्लियरली वो सितंबर था, और उस सितंबर था, और नेक्स्ट डे जन्माष्टमी थी, जिस दिन मैं जा रही थी उसके नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद जन्माष्टमी थी। एंड मैं मदर इन लॉ बड़ी कृष्ण भक्त है, हमारा पूरा परिवार ही है, तो उन्होंने कहा अब तुम जा रही हो तो मैं बाके बिहारी चली जाऊंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने कहा हाँ ये चलिए अभी चलिए टाइप्स। तो गाड़ी जा ही रही है, तो उससे एक दिन पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले लेट रात को मुझे एक फ़ोन आता है, कहा कि प्रियंका तुम मत आना, मथुरा में बहुत झगड़े चल रहे हैं। मैंने किस बात के झगड़े चल रहे हैं? कहा तुम्हारे आने के झगड़े चल रहे हैं। मैंने कहा यानी व्हाट डज दैट मीन? तो कहा कि यहाँ की जो कांग्रेस के नेता हैं उनको लगता है कि तुम उनकी जगह ले रही हो। मैं संपर्क में थी प्रदीप माथुर जी के साथ, और प्रदीप माथुर जी पूरी व्यवस्था संभाल रहे थे। तो दूसरा नेता कौन है आप गेस कर सकते हैं, वो मैं आगे पता भी दूंगी। तो उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि इसको अगर ये आई तो हम इसकी टांगे तोड़ देंगे। तो मैं तो घबरा गई, और वो अटैक उनसे आ रहा है जिनको मैं बचपन से परिचित हूँ। मेरे पापा मम्मी जानते हैं उनको, पर क्योंकि वो वहाँ के नेता हैं और गुंडा थे जो भी थे, उनको लगने लगा कहीं प्रियंका आ गई वो कहीं मेरी जगह ना ले ले। मथुरा की है और ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी है नेशनल पॉलिटिक्स में, तो कहीं उसको फेवर करके टिकट ना दे दें। और टिकट तो ऐसे बात करें जैसे कांग्रेस वो स्वीप करने वाली हो। लेट्स बी रियल, है ना? तो ऐसे झगड़ने को तैयार हैं। तो मैं तो घबरा गई, मैंने कहा रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी अगर ऐसा माहौल बन रहा है। तो प्रदीप माथुर जी ने मुझसे कहा नहीं प्रियंका ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल आओ। और मैं, अब मेरी मदर इन लॉ भी एक्साइटेड थी, तो मैंने उनको बताया नहीं, क्योंकि एक दिन पहले रात को ये सारी खबर हो रही थी। मैंने उनको बताया नहीं, मैंने चलो चलते हैं, भगवान का नाम लेकर चलो, जो होगा देखेंगे। वहाँ पर जब पहुँचे तो प्रदीप माथुर जी ने सिक्योरिटी करके रखी थी, व्यवस्था की हुई थी। और उन्होंने कहा पहले तुम बाकी बिहारी हो लो, और फिर वहाँ से दर्शन कर हम मथुरा, ये जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर चलेंगे। वहीं पे होटल था, नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस का एरिया था। तो जैसे ही मैं वहाँ पे उस होटल में पहुँची, ये लोग हुड़दंगेबाजी होने लग गई, चिल्लम चोट होने लग गई, ये होने लगा। फिर भी पुलिस मुझे ऊपर ले गई, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ही लड़ाई हो गई। अच्छा। दोनों साइड उन तरफ की, वो आकर कि हमें आपसे बात करनी, एकदम से स्टेज पे चढ़ गए कि पहले हमारी बात सुनो आप। अगेन थैंकफुली प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही ये सब इन्होंने मेरे साथ शुरू किया, यानी दे वांटेड टू क्रिएट अ प्रॉब्लम बेसिकली, कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसका सक्सेसफुल नहीं होने देंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे और इनको यहाँ से हटाएंगे। एनीवे, जैसे वो एकदम से सब आगे स्टेज पर झगड़ा करने, वहाँ से फिर से निकाल कर मेरी मदर इन लॉ ऊपर रूम में थी, मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे करीब आई कैन टेल यू बॉडीगार्ड से सब थे, वो 100 लोग थे एकदम से घुसाए मेरे कमरे में। और एक उसमें से एक आदमी था जो कांग्रेस का ही था, बट ही इज़ अ पेड एजेंट ऑफ ऑल दीज, ये जो कांग्रेस के सो कॉल लीडर्स बनते हैं उत्तर प्रदेश के, कुछ हरियाणा के भी, उनके पेरोल पे रहता था। उसने आकर इतना उल्टा सीधा मेरे बारे में कहा, मेरी सास मदर इन लॉ के सामने कहा, और मिसबिहेव्ड विद मी, और क्या क्या आपत्तिजनक बयानबाजी नहीं की उनने। माय मदर इन लॉ वाज सेइंग कि तुम इन पे एफआईआर दर्ज करो, और नीचे जाते जाते भी कि अब तुम आई हो, कभी वापस मत घुस कर आना, हु आर यू, व्हाई आर यू, ये वो, और बहुत मिसबिहेव किया मेरे साथ। और मेरी मदर इन लॉ ने कहा आप एफआईआर कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं एफआईआर नहीं करूँगी, मैं पार्टी को पहले ये चांस दूंगी। आई वॉज वेरी शेकन, क्योंकि आप जा रहे थे ये सोच कर कि भैया अपने घर जा रही हूँ, सब लोग खुश होंगे देखकर, और वहाँ पे पूरा बात ही अलग हुई। तो मैंने जैसे मैंने गुलाम नबी जी से कहा, उन्होंने कहा किसने किया प्रियंका, किसने किया? मैंने उनको बताया देखिए वो आपके भी परिचित हैं, वो मेरे माँ बाप के भी परिचित हैं, काम तो उन्हीं ने कराया था, खुद वहाँ पे थे नहीं, काम उन्हीं ने कराया था, पर क्योंकि ये चीज़ बढ़ सकती है, आप जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं आप उनको सस्पेंड करिए। तो एक रिपोर्ट बनी थी, इंक्वायरी हुई थी, रिपोर्ट बनी, जो इन्वॉल्व थे सबका नाम लिया, उनमें से कुछ 6 लोगों को। देन ही आस्क्ड मी, गुलाम नबी जी वाज गुड इनफ टू आस्क मी कि जो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनको भी सस्पेंड कर दूं। मैंने कहा नहीं, फिर बहुत ही रिश्ता पापा का खराब हो गया। पापा वाज वेरी क्लोज टू दैट पर्सन। पर अब ये हो जाता है ना, फादर एंड डॉटर का ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि वो, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, पर वो इंसान ने मेरे मम्मी पापा को मथुरा जाने नहीं दिया फिर वो 8 महीने, जब तक मैं कांग्रेस में थी। और पापा कुछ एडिटर फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे, एक मैगज़ीन को एडिट करते थे, उनको उस पदवी से भी हटा दिया, उनके अनाप शनाप न्यूज़पेपर्स में लिखा, वहाँ के लोकल पेपर्स में लिखा, ह्यूमिलिएट किया, ये तक कहा कि अगर वो आएंगे तो हम उनकी हाथ पैर तोड़ देंगे।
तो और मेरे पापा कहते थे देख तूने फालतू में ये दुश्मनी मोड़ ली, और मैं कहती थी पापा मेरी पार्टी ने स्टैंड लिया। पापा ने कहा पार्टी को बोला भी है कि ऐसे मुझे तंग करते हैं, मैं जा नहीं पा रहा हूँ मथुरा। तो मैंने कहा नहीं मैं पार्टी को नहीं बोलूँगी, उन्होंने तो देखो काम किया है। इलेक्शन से पहले उनको हटा दिया गुलाम नबी आज़ाद को और ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले आए। तो मैंने सबसे पहली मीटिंग मेरी सिंधिया, एंड आई न्यू सिंधिया ज्योति वेरी वेल, मैंने ज्योति को जाकर बताया ज्योति देखिए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इस बंदे को तो आप टिकट मत देना और इन लोगों को आप ये इसकी बैक स्टोरी है तो आप इनको तो लिफ्ट मत देना। हाँ ठीक है, उन्होंने भी कहा बेचारा, चलो मैं कहती हूँ मैं ये भी मान लूँ वो अपने इलेक्शन में व्यस्त थे, लास्ट मिनट पे उनको ये जिम्मेदारी दे दी थी, तो ही वाज ऑलरेडी लिविंग अंडर स्ट्रेस एंड वो जो ऑटोमेटेड मोड पे चल रहा था वो कर रहे थे। टिकट भी उसी आदमी को दी। मैंने चलो फिर भी पार्टी से क्यों मैं झगड़ा मोड़ लूँ, क्योंकि वो 6 तो लोग सस्पेंडेड हैं और ये जीतने वाला है नहीं, कोई ऐसी स्वीप नहीं है कांग्रेस पार्टी की मथुरा, तो जीतने वाला है नहीं, ही लर्न हिज लेसन। पर मुझे सरप्राइजिंगली वो लगा कि एक दिन मुझे एक लेटर भेजा प्रदीप माथुर जी ने कि तुम्हें पता है ये रीइंस्टेट हो गए हैं, 6 के 6 रीइंस्टेट हो गए हैं। मैंने कहा व्हाट, कहाँ ये हो गए और अब उनका कैंपेन हो रहा है। तो मैंने कहा ये तो मैं सहन नहीं करूँगी। मेरे माँ बाप ने क्या क्या नहीं झेला है, मैंने क्या क्या नहीं झेला, और तुम कह दो कि नहीं उनको उसको टिकट भी देंगे, उसको रीइंस्टेट भी करेंगे। फिर मैंने फ़ोन करना चालू किया। मुझे कहा गया अरे तुम्हें तो उन्होंने तुमसे आकर माफ़ी मांग ली। मैंने तो मुझे वो लेटर दिखाओ जहाँ माफ़ी मांगी, मुझसे तो किसी ने पर्सनली माफ़ी नहीं मांगी है। यानी ये लोग ये झूठा कहानी बनाकर उनको वापस ला रहे हैं क्योंकि वो जो आदमी है वो इलेक्शन लड़ रहा है। और उल्टा सीधा मुझे उस समय पे सिंधिया भी टेंशन में थे, जो भी हुआ तो मैंने मेरे लिए तो ये आर पार की लड़ाई है। अगर आप लोग ये एड्रेस नहीं कर सकते हो तो मैं ही क्यों सारा जिम्मेदारी लेकर बैठूं कि मैं मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुप रहूंगी जब तक तुम्हारा चुनाव नहीं खत्म हो जाता। कहा हम चुनाव के बाद देखेंगे। चुनाव के बाद क्या देखते आप, वो आदमी हार चुका होता, भाग चुका होता, क्या देखते, क्या इज्जत तुम मुझे दे रहे हो। इसलिए मैंने वो निर्णय लिया जो लिया। मैं भी फाइनली आफ्टर ऑल आई हैव अ कॉन्शियंस टू एड्रेस टू, मैंने क्या किया और वो बड़ा मुद्दा बना और मुझे फिर फ़ोन कॉल्स भी इसको लेकर आए, पर आई डिड व्हाट आई हैड टू डू एट दैट पॉइंट इन टाइम। आपको याद है जब मध्य प्रदेश के एमएलए को जयपुर शिफ्ट किया गया था, कांग्रेस ने किया था, और उन्हीं दिनों आपकी राजसभा हो रही थी मध्य प्रदेश के एमएलए, सरकार टूट रही थी मध्य प्रदेश में। हाँ। उनको जयपुर शिफ्ट किया था, हम दोनों साथ ही में राज्यसभा। हाँ, तो मैं जयपुर में था और आप थी दिल्ली में और आपकी राज्यसभा की बात हुई। मैंने आपसे पूछा, मैं कहा मेरे पास एक खबर है, तो मैंने वो ट्वीट किया। तो सब लोगों को लगा कि प्रियंका जो है वो बीजेपी से सांसद बन रही हैं, लेकिन मैंने लिखा नहीं शिवसेना से बन रही हैं। मेरे पास बहुत सारे संपादकों का फ़ोन आया कि नहीं तुम्हारी खबर गलत है और वो बीजेपी से जा रही हैं। नहीं, पर मैं वहाँ पे शिवसेना में ऑलरेडी थी, 1.5 साल वहाँ पे उनके असेंबली इलेक्शंस में काम किया। नहीं, इनको फिर भी इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा कि राज्यसभा शायद ना दें शिवसेना। अच्छा नहीं, बट नहीं रॉन्ग। हम लोग मैं शिवसेना ज्वाइन किया, शिवसेना में मैं काम कर रही थी, फिर असेंबली इलेक्शंस हुआ, असेंबली इलेक्शन में हम कांग्रेस के साथ हुए, फिर उसके बाद मैं गई हूँ 2020 में गया हूँ ना। हाँ, उस वक्त भी लोगों में क्लैरिटी नहीं थी। मैं शिवसेना से जंप करके बीजेपी चली। हाँ, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि शिवसेना इनको राज्यसभा नहीं भेजेगी। अच्छा। हाँ। तो कई लोगों ने ये कहा कि नहीं बीजेपी से जाएंगे राज्यसभा। तब बड़ी पोती। तो आप देश के संपादक समझ सकते हैं कितने समझदार हैं। I'm sorry, एक और सवाल, एक आखिरी सवाल। हाँ। गांधी तो अब तीनों संसद के अंदर हैं, इवन सोनिया गांधी तो आपके साथ राज्यसभा में ही हैं। तीनों से आपकी बातचीत होती है अभी भी, मतलब अच्छे संबंध हैं? बहुत, आई वुड से जो होने चाहिए, जैसे होने चाहिए, कॉर्डियल, रिस्पेक्टफुल, एंड आई वुड से वेरी नाइस. All three are very, very good human beings, and I will not be able to say that enough. Whether it is Sonia ji, whether it is Priyanka ji, whether it's Rahul ji. They've always treated me with love and respect, and that did not stop because of my changing party. और मैंने तभी भी कहा था कि आई एम ओनली ग्रेटफुल कि एक ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए बनी, और मैं राष्ट्रीय स्तर पे लोगों ने मुझे जाना, मैंने यहाँ से सीखा, पर जो भी सीखा, जो भी किया, अपने बलबूते के कारण किया. कोई मेरे लिए क्रच बनकर नहीं खड़ा रहा था. तो वो जो चीज़ें थी वो मेरी थी. दैट वाज माय विक्ट्रीज. सो आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम. आई हैव गुड इक्वेशंस अक्रॉस बोर्ड. होंगे इक्के दुक्के लोग होंगे कांग्रेस के जो मुझे देखकर
उनको अभी भी खिसियानपट होती होगी, चिड़ मचती होगी, जो भी है वो, दैट इज देयर थिंग. आई हैव ग्रज अगेंस्ट नोबडी एंड अमंग्स द थ्री ऑफ देम, ऑल ऑफ देम आर एक्सीडिंगली नाइस टू मी. दैट इज ऑल आई कैन. हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन, राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे? नहीं, इसमें ये आई डोंट सी दिस एज अ कंपटीशन. एज अ फेवरेट पॉलिटिशियन, कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं. आई वुड से दैट फेवरेट, मेरे ना कोई फेवरेट मूवी है, ना कोई मेरा फेवरेट पर से इंसान है, ना कोई फेवरेट ऐसा कोई आइकन है. ऐसा आई डोंट लुक एट इट एज फेवरेट और कोई फेवरेट म्यूजिक हो, बिकॉज होल लॉट ऑफ थिंग्स. सो लीडरशिप यू लर्न फ्रॉम ऑल, एंड दोनों में ही प्रेजेंट्स अ वेरी यंग आइडिया ऑफ इंडिया, Aditya Thackeray ji, which is worried about climate change, which is worried about environment, जो worried है about youth employment, youth engagement, tech, policies. And Rahul ji में he's more a grassroots person, जिनको villages के लिए self-sufficiency करनी है. So both of them, I would say, हर नेता में कुछ सीखने की चीज़ होती है. और मैंने एक दिन एक ब्लॉग, आई रिमेम्बर एक पॉडकास्ट में कह दिया कि उसने मुझसे पूछा कि हु डू यू थिंक इज अ गुड पॉलिटिशियन. दे आर नॉट रियली, बट फिर मैंने कहा चलो गुड, अगर पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिशियन क्या होता है, पॉलिटिशियन सिर्फ पॉलिसी मेकर नहीं होता है, एक लीडर नहीं होता है, वो नफ्स भी जानता है कि क्या है. तो मैंने उसके संदर्भ में आई सेड आई थिंक नरेंद्र मोदी जी हैज दैट, उन्होंने पल्स पकड़ लिया है, पकड़ा है. हु कैन डिनाई इट? Absolutely. And who can say that, oh, you are making the case stronger for him? I'm not making any case stronger. People are voting for him, not Priyanka Chaturvedi. Absolutely. And till you don't learn this, no, because he's, of course, levers of power misuse हुए हैं, of course, election rolls misuse हुए हैं, but the fact is कि वो 3 बार जीते हैं ना. But मैं बोल दूंगी फिर से, ओ देखो ये तो कल ही बीजेपी जा रही है, ये बीजेपी जा रही है, ये ढूंढ रही है कौन सी जगह जब जाएगी. आपने अपना इतने शॉर्ट नोटिस में इतना महत्वपूर्ण अपना टाइम दिया आप मुझे. थैंक यू सो मच प्रियंका. थैंक यू वेरी मच.